तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड की किताब है ये आपकी हमारा भारत 2 और उसका पाठ नंबर 6 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है आपका राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल। ये वाला आपका पाठ है, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक काम की जानकारी है जो आपके लिए है और बता देता हूँ। आपको जो है ना ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ आपको लिखी हुई मिलेंगी और साथ में वीडियोस तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट जहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगी और एक पेज जहाँ पे आपको जो है ये सारा लिखा हुआ कंटेंट मिलेगा, वो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर रखे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो, आप ही के लिए वो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। आओ जाने कितना सीखा। भाई पाठ हम पढ़ के आ चुके हैं, अब हमारी परीक्षा हो रही है यहाँ पे कि हमने कितना उस पाठ से सीखा है। सही उत्तर छांटने हैं। पहले आगे छोटे से थोड़े 2-4 MCQs आते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न आएंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया? तो वो टाइम हमको बताना है कि किस टाइम पर उन्होंने हमला करा। लेकिन हाँ, एक चीज बता देता हूँ, ये तो चलो प्रश्न उत्तर है, ठीक है भाई, हमको याद कर लिखने हैं नोटबुक में। लेकिन हाँ, एग्जाम अगर आप एग्जाम के लिए क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो अब की बार जो है आपको अभ्यास वाले प्रश्न उत्तरों को जरूर से कंसीडर करना है, क्योंकि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो अभ्यास वालों में से ही आ जाएं। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर अच्छे से याद भी करने हैं, साथ में मतलब जो MCQs हो गए वो याद कर लेने हैं आपको। अगर आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक आते हैं तो याद कर लेने हैं, नहीं तो नहीं करने। ट्रू फॉल्स आते हैं तो करने हैं, नहीं तो नहीं करने। तो ऐसी चीजें देखो, ट्रू फॉल्स और ये चीजें तो कुछ भी दे सकते हैं वो, बट जो मेजर जो सही ढंग के क्वेश्चन है ना, एक मतलब ठीक से हैं आगे जो आएंगे वो, तो जिनके बारे में कुछ लिखना रहता है तो वो वाले क्वेश्चन जरूर से आपको करने हैं और मस्ट है वो याद करने, क्योंकि भाई वो जरूरी है पेपर में। उनमें से मैंने रिसेंटली कुछ यूटीज वगैरह हुए थे, सो मैंने कहीं जो है अदर क्लासेज में भी देखा है कि वो इन्हीं में से प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चंस को, सो आपको अच्छे से ये करने हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया? तो कब हमला करा था? 720, 709, 712, 770। तो कब करा था? 712 ईस्वी में उन्होंने सिंध के ऊपर हमला करा था। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ये शुरुआत हो चुकी थी आक्रमणों की आई थिंक। तो आनंदपाल किसका बेटा था? बता दो भैया, किसका बेटा था आनंदपाल? जयपाल का, राजपाल का, साहसी राय का, या किसी का भी नहीं? तो आनंदपाल किसका बेटा था? जयपाल का बेटा था। दाहिर की मृत्यु कब हुई? दाहिर जो है, राजा दाहिर है, उनकी मृत्यु पूछ रहे हैं हमसे, कब हुई थी? 720, 724, 712, 748। तो कब हुई थी? 712 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। आनंदपाल ने अपने शासनकाल के दौरान किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब पहले जो है ना इनकी राजधानी कुछ और थी और बाद में जो है आनंदपाल को वो जगह पसंद नहीं आई। वो जो है चैप्टर के अंदर आपने देख ली होगी वो वीडियो, तो वहां से आपको समझ आ गया होगा। बाकी MCQs वगैरह कराऊंगा तो वहां पे मैंने ऐड करे थी MCQs। तो जो शुरुआती जो राजधानी थी वो कुछ और थी, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है आनंदपाल जो राजा बना उसने राजधानी बदल ली और उसने कर ली थी नंदना। ठीक है, आई थिंक पहले शायद से वह हिंद थी, आई थिंक जहां तक मेरे को याद आ रहा है। चलो देबर और आलोर, तो ऐसे कुछ ऑप्शन है हमारे पास में। चलो अगला प्रश्न है, लंका से आने वाले अरब जहाजों को किस समुद्री तट पर डाकुओं ने लूट लिया था? नंदना, देबर, कोचीन, मंगलोर। तो कहाँ पे? देबल नामक जो है एक इलाका था, तो वहां पर जो है लुटेरों ने उसको बेचारे जहाज को लूट लिया और फिर बाद में घमासान लड़ाइयाँ हुई जिसके चक्कर में। और ये क्या हो रखा है भाई? 1 2 3 4 और गायब। चलो ये 5वां वाला, ठीक है, डॉट लगा लेना इस पे भी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राजा दाहिर की माता का खालिस्तान नाम जो है, खालिस्तान था, नाम पूछ रहे हैं। राजा दाहिर की माँ का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? सोहिंदी। 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने सिंध के खालिस्तान पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। तो किस क्षेत्र पर करा था? मकरान तट पर करा था 8वीं सदी की शुरुआत में। विधवा रानी बाई ने अपनी पवित्रता को बचाने के लिए खालिस्तान प्रथा द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। तो जौहर प्रथा के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि उन्होंने अपने आप को आग में कूद के अपनी प्राण त्याग दिए थे बेसिकली। तो वो है ये। तुर्क खालिस्तान की एक बर्बर जाति है। ये सबसे आसान पॉइंट है और ये क्वेश्चंस जो है ना फिल इन द ब्लैंक MCQs कैसे भी करके पूछ लेंगे आपसे। ये तुर्क जो है ना मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, और फिर वो भारत में लुटेरे बन के आ गए, लूट मचाने आ गए थे। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा
खालिस्तान गजनी का राजा बना। अब ये सुबुक्तुगीन जब मर चुका था तो उसके बाद बना एक राजा महमूद गजनवी। ये बहुत कट्टर मुसलमान था और ये चाह रहा था कि भारत से लूट मचा दो, मंदिरों को तोड़ दो और हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म था उनका, तो उस धर्म को जो है वो प्रचार करना चाह रहा था। सो ये सीन था, ये उसका बेटा था। जब ये मर गया तो इसका बेटा जो है राजा बनता है महमूद गजनवी, और जिसने लगातार आई थिंक 17 बार हमले करे थे भारत के ऊपर। बवाल मचा रखा था जिंदगी में, इसने जीने नहीं दिया लोगों को। चलो सही गलत हमको चूज करने हैं। टिक्का अगर सही है तो ऐसा टिक्का मार देना है और गलत है तो ऐसा लाल रंग का कांटा मार देना है, ऑरेंज कलर का। वैसे तो अरबों ने सिंध की सीमा पर सिर्फ थल मार्ग से आक्रमण किया, नहीं, वो सिर्फ थल मार्ग क्या होता है, थल होता है जमीन से, तो जमीन से सिर्फ हमला नहीं करा था उन्होंने, पानी और हर जगह से पूरी कोशिश करी कि वहां पे हमला कर सके। मोहम्मद बिन कासिम के पास 10,000 सैनिकों की प्रशिक्षित सेना थी, बिल्कुल नहीं थी उसके पास इतनी सेना, शायद ज्यादा थी। तो आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसके बेटे त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का संघ बनाया था। हाँ बिल्कुल बनाया था, क्योंकि ये भाई हरामी बंदा था महमूद गजनवी और खतरनाक भी था। तो उसके चक्कर में कई राजा इकट्ठा होकर जो है संघ बनाया, जिसके बाद वो उनसे लड़े थे। सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू मारे गए थे, बिल्कुल सही बात है। इतने सारे लोगों को बलि चढ़ा दिया था महमूद गजनवी ने जब उसने हमला करा था। महमूद गजनवी का मथुरा पर आक्रमण उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था, बिल्कुल सही बात है। देखो इसने जो है ना, ऐसा नहीं कह सकते हम सिर्फ मथुरा पर आक्रमण, ये काफी बड़े क्षेत्र में घूम के गया था, कई सारे मंदिर मथुरा के साथ में और भी कुछ मंदिरों को इसने तबाह कर दिया था। तो वो जो आक्रमण था ना, वो आखिरी आक्रमण था, उसके बाद वो कहीं वापिस भारत में नहीं आया। और इसका कारण जानते हो क्या था भाई? वो मर गया था, उसके बाद क्या ही आता, आत्मा आती क्या उसकी, तो ये कारण था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान में हमको जो है इधर कुछ नाम दे रखे हैं, इधर भी कुछ नाम से दे रखे हैं, चलो तुक्के बिठाते हैं भैया बैठ के। सोमनाथ मंदिर, ये देखो थानेसर, गजनी, रजनी, राजतरंगिनी, गुजरात, आनंदपाल। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? एक ही जगह दिख रही है हमको, गुजरात। ठीक है, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। हिंदू शाही शासक आनंदपाल, है ना, आसान है। तो महमूद गजनवी, अब महमूद गजनवी, थानेसर, गजनी, ये तो हो गए हमारे। राजतरंगिनी है ही नहीं इसमें। तो देखो महमूद गजनवी ने गजनी का राजा था, गजनी एक क्षेत्र था जहां का वो राजा था, तो ये ऐसे मैच होगा। ठीक है, कल्हण, कल्हण जो है हमारी राजतरंगिनी, ये जो है एक किताब है राजतरंगिणी आई थिंक, तो उस किताब के राइटर हैं ये कल्हण। चक्कर स्वामी मंदिर, तो चक्कर स्वामी मंदिर जो है कहाँ पे पड़ता है? थानेसर के अंदर पड़ता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। और ये वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा था, ये वाले प्रश्न जो है ना अभ्यास वाले, लघु उत्तर वाले प्रश्न और थोड़े से बड़े वाले प्रश्न भी है, तो वो वाले प्रश्न आपको जरूर से जरूर करने हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग बना रखे है, उस वीडियो के अंदर मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो जो करने हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं याद करना रहता, तो वहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिखे हुए भी है, वीडियोज भी है, जैसे आपका मन करे समझ सकते हो। तो वो वाली वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल इजीली, कोई टेंशन नहीं लेनी भाई पाठ को रिगार्डिंग की, पाठ में से क्या आएगा कैसा आएगा, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर वहां पे कवर हो जाता है और सारे क्वेश्चन जो है मेन मेन आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, चचनामा क्या है और इसमें किस राजवंश के विषय में वर्णन किया गया है? चचनामा जो है सिंध के इतिहास से संबंधित एक किताब है, किताब का नाम है चचनामा। इसमें जो है चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। एक चच नाम का राजवंश था और उन्हीं ने वो किताब लिखवाई होगी शायद से, और इसी वजह से हम चच के नाम से चचनामा, जैसे अकबर ने किताब लिखवाई थी अकबरनामा, बाबर ने अपने टाइम पे किताब लिखवाई बाबरनामा, ऐसे ही चच वालों ने अपनी किताब लिखवाई चचनामा। तो नामा नामा लगा देते थे पीछे और उनका वंश आगे लिखा जाता था, कुछ राजा अपना नाम लिखवा देते थे, तो ऐसे चलता था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? अरबों ने जो है, अरब जो राजा थे भाई, उसका कारण पूछ रहे हैं, जो बाहरी शासक थे हमला क्यों कर रहे थे, मकसद क्या था उनका? अरबों का सिंध पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भाई लूटना था। और क्या करेंगे वो? देखो बाहर आप मान लो किसी कहीं बाहर जा रहे हो, आपको लड़ाई ही करनी पड़ रही है, तो आप क्या चाहोगे? एक तो हमारे धर्म का प्रचार हो जाए, मतलब हिंदू धर्म है तो चलो हिंदू धर्म का हम प्रचार करके आते हैं। वैसे हिंदू वाले ऐसे चाहते नहीं है, बट हो भी सकता है भाई, कभी भविष्य का कुछ नहीं पता। बट जो भी है हिंदू वाले चाहते हैं भाई शांति से रहो, मजे में रहो, मस्त जिंदगी काटो। लेकिन इस्लाम धर्म में कुछ ऐसा था जिसके चलते जो है वहां के शासक जो है चाह रहे थे कि हमारे धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो जाए, तो उसके चक्कर में जो है इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। और उसके साथ भाई अब प्रचार करना है, सेना लूटेगी पिटेगी मरेगी, तो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए वो पैसा लूटना और साथ में अपना पेट भी भरना पैसे से,
तो सारी चीजों के लिए दो चीजें मकसद रहते थे। हर बार जो आक्रमण होते थे ना, बाहरी आक्रमण, उनका एक ही उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है ना, वो सभी राजाओं के एक ही उद्देश्य थे। खास तौर पे था धन लूटना। ठीक है, इस्लाम का तो प्रचार बाद में मुद्दा उठा था, लेकिन पहले था धन लूटना। भाई लूट के ले जाओ देश को, सोने की चिड़िया थी भारत। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, जयपाल के हिंदू शाही राज्य की सीमाएं कहां तक फैली थी? जयपाल के हिंदू शाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदकुश पर्वत तक फैली थी। अब ना तो आपको ये नदी पता और ना ही ये पर्वत पता, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सो बुक में मैप दे रखा आई थिंक, तो वहां से देख लेना अगर देखना हो तो बैठ के आराम से। महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण के दौरान किस भगवान की मूर्ति को अपमानित किया था? तो कौन सी मूर्ति थी वो? भगवान केशव की मूर्ति। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। ये वाले जो टॉपिक है, ये वाले भी आपको क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ऑलमोस्ट ये 3 नंबर 5 नंबर वो वाले क्वेश्चंस है, बड़े वाले क्वेश्चन बेसिकली। तो शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं, बाद में बड़े बड़े देते हैं हमको ये क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन है, राजा दाहिर के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। राजा दाहिर के प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध होता है लड़ाई करी या दंगे करवाए, कैसे करके जो है उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों को रोका, क्या संघर्ष रहा उनकी जिंदगी में, वो हमको यहाँ पे बताना होता है। दाहिर एक शक्तिशाली राजा था। उसके समय में सिंध पर अरबों ने कई बार आक्रमण किए। अरबों का सिंध पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन लूटना था। भाई सबको यही चाहिए था, ये भी यही चाह रहे थे। प्रारंभ में उन्होंने सिंध की सीमा पर जल और स्थल मार्ग से आक्रमण करे। राजा दाहिर सिंध का अंतिम महान राजा था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के हमले आक्रमण का 712 में प्रतिरोध किया था। और उसके बाद उसको बेचारा हार गया, किस्मत खराब हो जाती है यार कभी कभी। तो उसके बाद में कोई राजा ढंग का निकला नहीं और उनका कब्जा हो चला। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हिंदू शाही शासक आनंदपाल और गजनी के शासक महमूद गजनवी के बीच हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन का है जो उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर तो भाई ठीक है, चलो जो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे एग्जाम में अगर देने बैठे वो आपसे पूछेंगे वहिंद की लड़ाई का वर्णन कीजिए। वहिंद नाम का शब्द मिल जाएगा, ये रहा देखो, ये वाला जो शब्द है ना वहिंद, तो वहिंद की लड़ाई का वर्णन कीजिए। वो एक खतरनाक लड़ाई थी जिसमें आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध का वर्णन यहाँ पे बताना है, उसी संघर्ष का युद्ध का वर्णन करना है। वो उसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा, मतलब वहिंद की लड़ाई पूछ रहे तब भी यही लिखना है। ठीक है, महमूद गजनवी भारत में इस्लाम का प्रचार करके मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने पहले आनंदपाल से निपटना था, क्योंकि भाई आनंदपाल रास्ते में आ रहा था ना, तो पहले तो उसको ही निपटाएगा। इस उद्देश्य से महमूद गजनवी ने 1008 में भारत की तरफ प्रस्थान किया। दूसरी ओर आनंदपाल भी अपनी सेनाओं के साथ वह हिंद के मैदान में आके खड़ा हो गया। आनंदपाल को इस युद्ध में उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर की सैनिकों की सेनाओं की सहायता भी प्राप्त हो गई। मतलब बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा करके उसने एक संघ बना लिया, एक बड़ी सेना बना ली। इस दौरान महमूद गजनवी की सेना ने खाइयां खोदकर जान बचाई, मतलब बचाव का रास्ता बनाया। दूसरी ओर आनंदपाल की सेना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती देखकर महमूद ने हमले का आदेश दे दिया। उसको लगा कि भाई अगर 2-4 दिन और लड़ाई नहीं करी, वो एक्चुअली में जो है ना लगभग 1 महीने से बैठे हुए थे आराम से, ना तो मतलब यहाँ पे मान लो ये बैठा हुआ हमारा महमूद गजनवी, यहाँ पे बैठा हुआ आनंदपाल, इसकी सेना बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, और इसकी तो सेना भाई दूर से आया था, इसकी तो फिक्स थी इतनी सी जितने भी थे, और यहाँ पे ऐसे ढाल बना रखी होगी, इधर भी ढाल बना रखी होगी। लेकिन टाइम बीतने के साथ में जब उसको पता लगा 1 महीना बीत गया और सेना बढ़ती जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, तो इसने क्या बोला, भाई बजा दो उनको जाके, नहीं तो हम खुट जाएंगे यार बेफजूली में, ऐसे मरना थोड़ी ना था किसी को। तो इसके चलते उसने आदेश दे दिया और आनंदपाल की जीत निश्चित लग रही थी। तभी आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग निकला। राजा को पलायन करते देख सेना में भगदड़ मच गई और आनंदपाल की विजय पराजय में बदल गई। देखो इससे फूटी किस्मत तो क्या ही कहे, हाथी निकला डरपोक, बिल्कुल डरपोक, और उसके बाद वो हाथी को थोड़ी सी चोट लग गई बेचारे को, और वो फड़क गया, और फड़कते भाग गया वो तो, और राजा भाग गया तो सेना वैसे ही फड़क गई। भाई राजा क्यों भाग रहा है, क्या हो गया, कहीं राजा हार तो नहीं गया? तो उसके चक्कर में सेना फड़क गई और सेना भी जान बचाने के मतलब युद्ध वो जीत चुके थे ना, उसके बाद भी वो हार गए। एक्चुअली बस थोड़ी सी कसर बाकी थी जिससे वो युद्ध जीत जाते, लेकिन भाई हाथी धोखेबाज निकला और उसने उस युद्ध को हरवा दिया। और फिर क्या था, फिर तो हमारा आनंदपाल बेचारा भागता फिरता रहा, और क्या करे। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर किए गए आक्रमण का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर में क्या क्या कांड करे महमूद गजनवी ने, वो हमको यहाँ पे बताने हैं। तो 1025 की बात है, 1025 में महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया।
मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू मारे गए। यहाँ से उसे भारी धनराशि, हीरे जवाहरात और सोना चांदी प्राप्त हुआ। तभी गुजरात के शासक भीम प्रथम की तैयारी को देखते हुए उसने गजनी जाने के लिए नए रास्ते का विकल्प चुना। मिन्हास उस सिराक ने लिखा है कि एक हिंदू मार्गदर्शक ने महमूद की सेना को रास्ता भटकाकर कच्छ के मुरुस्थल की तरफ भेज दिया और इस रास्ते में उनकी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। आप बोलोगे भाई मतलब इसमें लड़ाई का तो कुछ है ही नहीं, मतलब आक्रमण किया क्या हुआ, है ना। देखो एक्चुअली अगर आपको क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने नंबर का आता है। अगर ये आता है आपका 2 नंबर का, कई बार क्या करते हैं वो लोग 3 या 4 नंबर का दे देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अगर 2 नंबर में आता है, पूरा आपको उत्तर नहीं लिखना है, नोटबुक में लिख रहे हो तो लिख लेना, उसके बाद जब याद करोगे ना तो आपको यहाँ तक आपको लिख देना है। अगर 2 नंबर में एग्जाम में आ गई ये, उसके बाद का आपको नहीं लिखना है, क्योंकि देखो मेन डिटेल है ना जो हमारी, वो यहाँ तक की लाइन है। ये तो जरूर याद करना, बाद वाली याद हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई जरूरी ही है ये करनी है, क्योंकि देखो मेन हमसे क्या पूछा, सोमनाथ के मंदिर पर जो हमला हुआ उसमें क्या हुआ, तो कब हुआ, इस टाइम पे हुआ, क्या हुआ, 50,000 आदमी मर गए, उसके साथ वो सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट के फरार हो गया। अब आगे की कहानी भी पूछ सकते हैं आपसे कि सोमनाथ के मंदिर पर हमले के क्या परिणाम रहे, ऐसा कुछ करके, तो उस केस में आपको ये लिखना पड़ेगा फिर ये कि हाँ वो भाग रहा था तो भागते टाइम उसकी सेना मर गई। ठीक है, वो अपने स्टाइल में भी लिख लेते हो यार, मेरे को पता है आप ऐसे एज इट इज तो रटने वालों में हो नहीं, तो इधर उधर से बना दोगे थोड़ा बहुत, है ना। तो महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों ने कैसे धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। मतलब बहुत सारे आक्रमण करे महमूद गजनवी ने, उसकी वजह से संपत्ति, धन, पैसा, सोना, हीरे जवाहरात सब कुछ लुट गया, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति कैसे बर्बाद हुई वो हमसे पूछ रहे हैं। महमूद ने जिस भी नगर पर हमला किया उसको बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। कला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर उसने तोड़वा दिए। मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र, सोमनाथ के मंदिर जो पिछली कई शताब्दियों से ज्ञान, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे थे, उन्हें नष्ट करके महमूद गजनवी ने भारत की धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। यानी कि जो प्राचीन चीजें थी ना उनको बर्बाद कर दिया था, मंदिर वगैरह जो बहुत पुराने थे उनको खत्म कर दिया, उसने तोड़वा दिया, जिसकी वजह से जो चीजें थी सहेज कर रखने वाली वो भी खत्म हो गई। अगला प्रश्न है, आनंदपाल एक योग्य एवं कुशल शासक था, उपरोक्त कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए। हमको ये साबित करना है कि ये जो आनंदपाल था ये अच्छा बंदा था, भला बंदा था ये, और बस यही बताना भाई, साबित करना है। तो देखो 1006 की बात है, ये एग्जाम में वैसे नहीं आएगा, मेरे को नहीं लग रहा आने के चांस बहुत रेयर है। 1006 में महमूद गजनवी ने अब्दुल दाऊद पर हमले की योजना बनाई, लेकिन सिंधु नदी में बाढ़ के कारण आनंदपाल से रास्ता देने की अनुमति मांगी। देखो महमूद गजनवी क्या सोच के बैठा था कि अब्दुल दाऊद कोई राजा होगा उधर आसपास, तो वहां पर लड़ाई मचाने की सोच रहा था। बीच में आ रहा था आनंदपाल, तो आनंदपाल से बोला भाई साहब मेरे को रास्ता दे दे, उधर जाना है मेरे को। लेकिन आनंदपाल ने देश प्रेम का परिचय देते हुए मना कर दिया, जा हम नहीं दे रहे रास्ता, बोल क्या कर लेगा। इस पर महमूद ने आनंदपाल पर हमला करके उसको बेचारे को हरा दिया। आनंदपाल पराजित हो गया और कश्मीर की तरफ चला गया। आनंदपाल ने 1008 में महमूद गजनवी के आक्रमण का अटक के पास वहिंद में कड़ा मुकाबला किया और यहाँ पे शुरू हुई वह हिंद की लड़ाई, है ना। तो पीछे क्वेश्चन आया था जो वो बताया भी था मैंने, तो यहाँ से जो लड़ाई शुरुआत हुई जिसमें जो है आनंदपाल ये युद्ध हार गया। आनंदपाल महमूद गजनवी के आक्रमण और भोली भाली जनता की निर्दयता पूर्वक की गई हत्याओं और लूट खसोट को सहन नहीं कर पाया। भाई उसको राजा अच्छा था, वो भला मानुस था, लेकिन वो इतना कांड करके गया ना महमूद गजनवी, वो सहन नहीं कर पाया कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। 1 वर्ष के बाद राजधानी नंदना में उनकी मृत्यु हो गई। इन सभी घटनाओं से पता चलता है आनंदपाल एक योग्य और कुशल शासक था जो प्रजा का हित चाहता था। मतलब उसको देखो एक्चुअली प्रजा के चोट लगी, बहुत सारे राजा थे ऐसे अपनी प्रजा को उड़ा देते थे, लेकिन एक्चुअली में ये राजा वो था जिसको गम आया कि प्रजा लूट गई, बर्बाद हो गई, और उसके गम में वो मारा गया था, मतलब मर गया खुद ही यार। और अगला क्वेश्चन है, कल्पना करें। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते, बस कल्पना करो, सोचो, ख्याल बनाओ मन में। चलो बनाते हैं भाई, आओ। आप अगर राजा दाहिर की सेना में सेनापति होते तो भारी आक्रमणों को रोकने की क्या रणनीति अपनाते। तो भाई आप भी सेनापति हो, मैं अकेला नहीं हूं, चलो लग जाओ काम पे। क्या करोगे तुम अगर बाहर से कोई सेनापति क्या होता है, जो पूरी सेना है ना तुम्हारी, तुम उसके हेड हो, मेन लीडर हो, तो तुम क्या करोगे अगर वो लड़ाई मचाने आ जाए तो आपको अपने हिसाब से लिख देना जो भी मन करे। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख दिया है, ज्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि एग्जाम में आते नहीं है। अगर मैं राजा दाहिर की सेना में सेनापति होता तो बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए मैं बेहतरीन रणनीति बनाता। अब मेरे को युद्ध का एक्सपीरियंस तो है नहीं,
तो जो मैं बनाऊंगा कुछ वैसे तो। इसके साथ ही मैं बाहरी आक्रमणकारियों की गतिविधियों की सूचनाएं भी गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त करता रहता, ताकि युद्ध में हमें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। मतलब बेसिकली मैं ये अता पता रखता कि भाई वो सेना कहाँ तक पहुंच गई है, क्या हाल चाल चल रहे सेना की, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। अब दिक्कत आ रही है तो बढ़िया है, हम भी फिर थोड़ा सेना कितनी चाहिए, उनकी सेना बड़ी है या नहीं, अगर सेना बड़ी है तो हम भी जुगाड़ करेंगे अपनी बड़ी सेना का। तो वो सारी चीजें जो है पता लगाते, ताकि हम आसानी से युद्ध जीत सकते। वैसे आसानी तो फिर भी नहीं जीता जाता अगर सेना खतरनाक हो। कुछ लोग होते हैं डरपोक डरपोक से, कुछ होते हैं खतरनाक वाले। तो अगर खतरनाक हुई सेना तो भाई भग लो फिर तो। चलो कोई ना, जो भी है आपको अपने हिसाब से यहाँ पे टेप देना है। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, और लिखना होंगे तो पॉज कर करके लिख भी दिया होगा। बाकी मैं रिटर्न में जो है लिखे हुए आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो वहां से लिख लिया करो अगर नोटबुक में आप प्रिपेयर कर रहे हो। चलो फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में घंटी वंटी दबा लो, ताकि जो भी अपडेट दूं आपको बिल्कुल टाइम से मिलता रहे।